जय श्री राम आप सभी को। मैं दीपक सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सैनी विद मैथ्स में। तो आइए चलते हैं। हमने पिछली 2 कक्षाएं पढ़ी। उन कक्षाओं में हमने वास्तविक संख्या पहली कक्षा में जाना, दूसरी कक्षा में हमने एसएफ एलसीएम के बारे में जाना। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 और आज हम प्रश्नावली के बारे में लिखेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या दिया और कैसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस मैं हल करूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तो चलते हैं। कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पार्ट 3 प्रश्नावली 1.1। हमारे 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो यहाँ पे संख्या लिखी है अभाज्य गुणनखंड, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती है जो स्वयं से विभाजित होती हो या फिर 1 से विभाजित होती हो। ठीक है, तो आइए चलिए हम निकालते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। मैं आपको कुछ करने का तरीका बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि 140 मैंने लिखा, इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा 2। ठीक है, 2 के बाद जाएगा फिर 2, 4 हो गया, 4 5 20 और 20 का 7 से करेंगे 140। तो आइए मैंने कैसे किया इसको देखते हैं। आप सिंपल इसको रफली, ये काम आप रफली कीजिएगा। अगर आप पे ऐसे फैक्टर नहीं होते तो आप इस काम को रफली कर सकते हो। इसका रफली फैक्टर करो। हमें पता है 2 से कटेगा ये 70 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 35 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 7 बार में, फिर ये 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, मैंने यही फैक्टर्स, यही गुणनखंड यहां पर लिखे हैं। ठीक, अब हमें दिख रहा है कि ये 2 जो है 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, यही आपका उत्तर है। ठीक है, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो ये होगा 2 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 156। इसको कैसे हल करेंगे, वही रफली काम करते हैं हम यहाँ पे। 156 का 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से काटेंगे 13 और 13 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पर 156 का जो अभाज्य फैक्टर आया, जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। हमें यहाँ दिख रहा है 156 का जो फैक्टर आ रहा है 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार लिखा हुआ है, गुणा 3 और गुणा 13, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब एक संख्या मैं लेता हूं, थर्ड पॉइंट इसका आप खुद करेंगे, वो आपको स्वयं हल करना है। थर्ड पॉइंट है आपका 3825। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होगा। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, फोर्थ पॉइंट आपका है 5005। ठीक है, सिंपल, हम इतनी बड़ी संख्या को तुरंत फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको एलसीएम के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार इसका फैक्टर करेंगे। हमें पता है ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी जो अंतिम संख्या है वो 5 है। तो जब किसी भी संख्या की इकाई संख्या 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, तो वो सदैव 5 से कटेगा। ठीक है, 5 25 जो भी 5 के फैक्टर होंगे, इसे 5 से काटे। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 0 ये 0, फिर 5 एकम 5, क्या और संख्या से कटेगा। ठीक है, 7 से काटते हैं इसे, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, ठीक है, बचा 3, ये 30 हो गया। ठीक है, और किससे कटेगा, 7 चौक 28, फिर 1 7 तिया 21, उसके बाद किससे कट सकता है ये 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर ये 13 से कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 5005 का जो फैक्टर आएगा, जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। हमें यहाँ पे दिख रहा है कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, तो उसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, जो 5वां क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 7429। ठीक है, हम इसको रफली पहले करेंगे ताकि हम इसका फैक्टर निकाल सके आसानी से। तो आइए हम फैक्टर निकालते हैं पहले इसका रफली।
दिया है 7429। इसका रफली फैक्टर निकालेंगे, फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं किससे कटेगा ये। 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, नहीं कटेगा, लास्ट में 19 आएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, और किस संख्या से काट के देखो, ये कटेगा लगभग, इसका यूनिट डिजिट दिया है 9, तो 9 किस किस के में आता है, 3 के में आता है, 3 3 9 होता है, एक 7 के में आता है, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 17 से काट के देखते हैं इसे। ठीक है, इसको 17 से काटो, 17 तिया 51 और 17 चौका 68। ठीक है, 4 बार में 68 आ गया। काटो, किससे कटेगा, 14 में से 8 गए 6, और 6 में से 6 गया 0, ऊपर से उतारा हमने 2, फिर कटेगा ये 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 119, ये कटा 17 के टेबल में 437 बार में। ठीक है, अभी किससे कट सकता है, 19 से। 19 से कट जाएगा ये, 19 से काट के देखते हैं। 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 57 हो गया, 19 तिया 57, फिर कटेगा 23 से। तो इसका क्या फैक्टर आया, 7429 के फैक्टर आए 17 गुणा 19 और गुणा 23। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 17 गुणा 19 गुणा 23, यही इसका आंसर है। थर्ड वाले का आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पूर्णांकों के, पूर्णांक आप जानते हो किसे बोलते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। HCF LCM आप सीख चुके हो पहली कि कैसे निकालते हैं। आइए जानते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें 26 और 91। ठीक है, हमें इन संख्याओं का पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर हमें यह भी वेरीफाई करना है कि जो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा और जो इनका HCF LCM आएगा उनका जो मल्टीप्लाई होगा क्या वो दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, हम जांचते हैं इसको, पहले LCM LCM फाइंड करेंगे। ठीक है, 26 का जो फैक्टर होगा वो होगा हमारा 2 गुणा 13, जो 26 का गुणनखंड है वो 2 गुणा 13 होगा। कैसे, मैंने बताया अगर आप ऐसे नहीं फाइंड कर सकते तो आप इसका सिंपल इस तरीके से कर सकते हो, 2 से कटेगा 13 बार में और 13 सिर्फ 13 से ही कट सकता है। ठीक है, आइए अगला 91 काटेंगे। 91 का अगर एलसीएम निकालते तरीके से निकालते तो 7 से कटेगा ये, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से कटेगा। इसका फैक्टर आएगा 7 मल्टीप्लाई 13। आपको मैंने पहले ही बताया था एचसीएफ निकालने की 3 विधियां हैं। ये कौन सी विधि हमारी, अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, इसमें एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। अब निकालेंगे एलसीएम इसी मेथड से। तो मैंने बताया था यहाँ पे कोई संख्या ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रही है, 13 कॉमन है, पहले 2 लिखेंगे गुणा 7 और 13 भी एक बार लिखेंगे, तो मैक्सिमम पावर 13 की भी एक है, 2 की भी एक है, 7 की भी एक है। ठीक है, कोई संख्या डबल बार रिपीट नहीं हो रही है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो करो, 13 दूनी 26 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, करो 7 6 42, 4 कैरी हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18, एलसीएम हमारा आ गया 116।
82। चलिए हमने इनका मान तो निकाल दिया, यहां तक का हमने काम कर दिया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ एलसीएम हम निकाल चुके हैं कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी है कि जांच कीजिए। तो आइए जांच करते इधर साइड। तो जांच करते तो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या हमें दी है 26 और दूसरी संख्या हमें दी है 91। एचसीएफ हमारे पास आया है कितना, 13, और एलसीएम हमारे पास आया है 182। अच्छा, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे जांच करने वाला क्वेश्चन आए तो हम जानते हैं कि उसने दे भी रखा है यहां पर वैसे तो। ठीक है, हम जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम इनका जो गुणनखंड होगा, गुणनफल जो होगा, वो इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होगा। आइए चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं। एचसीएफ कितना आया मेरे इन संख्याओं का, 13। एलसीएम कितना इन संख्याओं का, 182। संख्या पहली कौन सी है, 26। आप दोनों में से किसी को भी पहली और दूसरी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। दूसरी संख्या कौन सी है, 91। इनका मल्टीप्लाई करें, 13 दूनी 26, 2 कैरी हो गया, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 106 हो गया, 13 कम 13 और 10 2366। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 से कम 26, 2 कैरी, 26 जमा 2 कैरी, ये हो जाएगा 236। ठीक है, एक बार देखो यहां चेक कर लेते हैं। 3 निम 27, 2 2 निम 18, 3 गलत कर दिया कहीं मैंने मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 निम 27, 2 एकम 2, 2 निम 18, 7 2 9, 8 2 10 और 1 26 है यहाँ पर बेटा, 26, 23 नहीं है। 91 गुणा 26 है, 6 निम 54, 2 2 निम 18, 6 4 और 2 6, 8 5 13 और ये 23। कितना आ गया, 2366। मतलब ये दोनों संख्या हमारी बराबर आ रही है। हमने इसको भी जांच लिया, इति सिद्धम। ठीक है, इस तरीके से हम पहली संख्या को हल कर सकते हैं। जो 26 और 91 का हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला, पहले एचसीएफ निकाला फिर एलसीएम निकाला, फिर उसको हमने जांच लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में सेकंड पॉइंट। इसे हमारा सेकंड पॉइंट है 510 और 92, 92। तो आइए इनका निकालते हैं अब। अब इसमें भी जांच करना है तो इन संख्याओं को सिर्फ रफ कर लेते हैं, बाकी सब हमारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो आइए देखिए, 510 और 92 दिया है। 510 का हम निकालेंगे पहले, क्या क्या बनेगा। ठीक है, हम रफली कर लेते हैं 510 का पहले, तो रफली 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 3 से कट सकता है, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 17 बार में, फिर 17 से कटेगा 1 बार में। तो हमारा 510 का जो फैक्टर आया वो आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, उसके बाद 92, 92, इसका कितना आया, इसको भी हल करेंगे, 92 का भी 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 23 बार में, फिर 23 से कटेगा ये 1 बार में। इसका कितना फैक्टर आया 92 का, 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे इनका, सेम वही चीज,
जो दोनों में कॉमन आ रही होगी, दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, तो HCF हो गया 2। एलसीएम निकालेंगे, जो संख्या मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है पहले वो लिखेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 सिर्फ एक बार है और यहाँ पे 2 2 बार दिया है, तो मैं जो 2 बार दिया मैं उसको लूंगा, तो 2 की पावर 2 मैंने यहां से ले ली, ठीक है, गुणा। इसके बाद 3, देखो 3 भी एक बार रिपीट हुआ है 3, 5 भी एक बार रिपीट हुआ है 5, गुणा 17। हल करेंगे इसको, ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा करेंगे हम 17 से, ठीक है। तो कितना आएगा, गुणा करो, ये हो जाएगा 1020। ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है, 1020 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं हुई? अच्छा, हमने 23 नहीं लिया, एक इस 23 को भी ले लेते हैं। 23 का गुणा करो इसमें, ठीक है, 1020 में 23 का गुणा करेंगे, 0, 23 दूनी 46, 23 एक कम 23, कितना आ गया 23,460। ये आपका एलसीएम है, ठीक है। आपका एलसीएम कितना आया इसका, 23,460। आइए अब इसको हम यहाँ पे जांच करते हैं, क्या इनका एचसीएफ एलसीएम ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आएगा या नहीं। पहली संख्या में क्या दी है 510, संख्या दूसरी में क्या दी है 92, एचसीएफ कितना आया है 2, एलसीएम कितना आया है 23,460, ठीक है। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460। संख्या पहली 510, संख्या दूसरी कितनी है 92। इन दोनों का गुणनखंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 0, 2 6 12, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया 46,920, ठीक है। अब देखते हैं क्या इनका भी मल्टीप्लीकेशन इतना ही आएगा। 510 का गुणा करना है 92 से, ठीक है, 0, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 9 से गुणा करेंगे 9, 0, 9 1 कम 9, 9 पंजे 45, इनको जोड़ेंगे 0 2 9 6 4। हमें दिख रहा है इनका मल्टीप्लाई करने पर भी जो उत्तर आ रहा है वो 46,920 आ रहा है, ये भी हमने जांच लिया। इति सिद्धम। थर्ड पॉइंट वो आप लोग खुद करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। थर्ड पॉइंट है आपका 336 और 54। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं बोर्ड पर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया आपका 12 15 और 21, 12 15 और 21, ठीक है। हल करते हैं। देखो यहां भी लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये भी हम पढ़ चुके हैं एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। सेम वही तरीके से क्वेश्चन का जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया है। पहले 12 का फैक्टर लिखेंगे, 12 का फैक्टर होता है ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, फैक्टर हो चुका, ठीक है। अगला फैक्टर होगा 15 का, ये 3 गुणा 5। 21 का फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा 7, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है हमारा, जो आपका दिया हुआ है कि 2 गुणा 3, हमें पहले निकालना है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा। तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है सब में। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे आएगा, जो मैक्सिमम पावर दे रखी है, हमें देख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 की 2 ही बार दी है, 2, 3 कितनी बार पावर दी है, एक बार ही दी है, कहीं रिपीट ही नहीं ज्यादा बार। 5 भी एक बार लिखा हुआ है, 7 भी एक बार लिखा हुआ है,
इन सब का मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, 12 पंजे 60, 60 का 6 से 7 से करेंगे तो 420। एलसीएम कितना आएगा आपका 420 और एचसीएफ कितना आएगा 3। यही आपके उत्तर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट है आपका 17, 23 और 29, ठीक है। इसको भी हल करते हैं। 17 का फैक्टर होगा, आपको पता है 17 का भाज्य संख्या है, इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, कोई गुणनखंड नहीं होता, तो सिंपल 1 गुणा 17। 23 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा, 1 मल्टीप्लाई 23, 23। 29 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 1 गुणा 29। हमें दिख रहा है तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 आंसर हो गया और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम एलसीएम को फाइंड करेंगे तो हमें दिख रहा है 1 रिपीट हो रहा है, 1 ही है, उसके अलावा 17 गुणा 23 और गुणा 29 गुणा करेंगे, ठीक है। 17 तिया 51 का 1, 5 कैरी हो गया, 17 दूनी 34 और 5 391 गुणा करेंगे 29 से। 391 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो 9 एकम 9, 9 ने 81 का 1, 8 कैरी हो गया, 9 तिया 27, 27 और 8 हो गया 35, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 1 11। क्या सही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 11,339, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो इसका थर्ड पॉइंट है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन है आपका 8, 9 और 25, ठीक है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, अब आपके लगभग 3 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इन 3 क्वेश्चन में जहां तक भी हमने सेम चीज रिपीट करी है कि गुणनखंड विधि, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है, और हमने अभी तीनों क्वेश्चनों में सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि का ही यूज किया है, ठीक है। और आप भली भांति जानते हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 का मान दिया है 9 दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम निकालना है 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको एचसीएफ का मान दिया है और एलसीएम निकालना है। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था, हम जानते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, हमने अभी पीछे पढ़ा था ये, ठीक है। एचसीएफ कितना है मेरा, एचसीएफ दिया है इन संख्याओं का 9, एलसीएम मुझे निकालना है तो उसको ऐसे ही लिख लिया। संख्या पहली क्या है मेरी 306 दी है, ये संख्या मेरी पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, दूसरी कितनी है मेरी 657। एलसीएम निकालने के लिए इस 9 को मैं नीचे लेके जाऊंगा, 306 गुणे में 657 और बटे में 9, 9 से काटो, कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा 9 से, 9 से ये एक बार में, और 9 तिये 27, ठीक है, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36, 34 बार में, ये एक बार में कटे 34 बार में कट गया। एलसीएम क्या होगा 34 का गुणनफल करना है 657 से, तो आइए देखते हैं कितना आएगा। 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 कैरी, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर 2 कैरी, 6 चौक 24 और 2 26, 3 से गुणा करेंगे 3 सत्ते 21, 2 कैरी, 3 पंजे 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 चिंग 18 और 1 19, 8 3 7 6 13, 9 10 2 12 और 1 22, कितना आ गया 22,000
2238। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? 22,338। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया हमने कैसे किया? नॉर्मल क्वेश्चन से जैसे हमने पीछे पढ़ा है संख्याओं के बारे में, उन्हीं संख्याओं के आधार पर हम सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 4 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कर रहा है। ठीक है, 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है जांच कीजिए कि, ठीक है, जानते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझेंगे क्या कहा है। इसने कहा है कि अगर हम 6 की पावर n, n का मतलब है 1 2 3 4, अगर हम 6 की पावर कुछ भी लेते हैं तो क्या ऐसी कोई संख्या है कि जिसका लास्ट अंतिम अंक जो होगा वो 0 होगा। जैसे सपोज दैट हम कहते हैं ना अंतिम अंक 30 कह दिया मैंने, तो अंतिम अंक 30 आ गया, तो मैं 6 की ऐसी क्या पावर रखूं, जैसे 6 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, ऐसी क्या पावर रखूं कि इसकी अंतिम संख्या ये 0 बन जाए। ठीक है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी या नहीं होगी, हमें यह बताना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे, यदि किसी संख्या n के लिए, ठीक है, अगर कोई संख्या n है, किसी संख्या n के लिए, ठीक है, n के लिए 6 की पावर n, किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त यदि किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो उसका विभाजन 10 से होगा। ये आपने क्लास 10 ही पढ़ा होगा, जब हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ते हैं, शांत और आसान संख्या पढ़ते हैं, तो वहां पे हम फैक्टर पढ़ते हैं 2 गुणे 5 का, और इनका गुणनखंड होता है, इनका गुणनफल होता है 10। ठीक है, 10 क्यों लिया? क्योंकि 10 ऐसी संख्या है जिसके अंतिम में 0 आता है। ठीक है, अगर हम 10 ना कहें तो कोई ना कोई एक ऐसी संख्या होगी, या लिख सकते हैं या, जिनका विभाजन अभाज्य गुणज 10 का अभाज्य गुणज क्या होगा? 2 गुणा 5। ठीक है, 2 व 5 लिखो। ठीक है, 2 व 5, या जिनका विभाजन अभाज्य गुणज 2 व 5 से हो। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या 6 का अभाज्य गुणज 2 और 5 है या नहीं। तो ये जानते हैं 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, तो हमें पता है जो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुणा 3 होगा। इसकी पावर n, 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। हमें दिख रहा है 2 गुणा 3 तो है, लेकिन इसके अंतर्गत 5 नहीं है। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे, हमने यह पाया कि संख्या 6 की पावर n का विभाजन 5 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड तो 3 आ रहा है, 2 और 3 है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, क्या दे दिया उसकी जगह? 3 दे दिया, तो 5 से नहीं होगा। इसीलिए n की किसी भी संख्या के लिए 6 की पावर n 6 की पावर n अंक का समापन, इसीलिए n की किसी भी संख्या के लिए 6 की पावर n अंक का
समापन शून्य पर नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसका उत्तर होगा वो नहीं होगा, हमने बता दिया। होता कब? जब इसका फैक्टर 2 गुणा 5 होता। अगर ये 2 गुणा 5 होता तो वो इस वाली कंडीशन को अप्लाई कर रहा होता, जिसकी वजह से वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता। लेकिन 6 की पावर n, हम कोई भी संख्या रख दे n, उसका कोई भी अंक जो होगा वो आपका नहीं आएगा। आप कहोगे सर 60 तो आता है, बड़ा 60 जो है वो 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। यहाँ पावर की बात चल रही है, कोई पावर रखो और मुझे बताओ कि क्या वो इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा। 6 की पावर 1 किया 6 आ गया, इसका किया 36 आ गया। अब 36 करूंगा गुणा तो 216 आएगा। बेटा 60 तो कहीं नहीं आ रहा, 60 तो 3 के बाद ही कूद गया। तो कोई भी अंक ऐसा नहीं होगा जिसका अंतिम संख्या क्या होगी, 0 होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि n किसी भी संख्या के लिए 6 की पावर n अंक का समापन शून्य पर नहीं होगा। ठीक है, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि आपको भाज्य संख्या पूछी है, कि भाज्य संख्या जो आपको संख्या दी गई है क्या वो भाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 5 प्लस 5, सॉरी 13 दिया है, ठीक है ना, प्लस 13, और संख्या दी है एक और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 प्लस 5। भाज्य संख्या क्यों है, ये पूछा है कि जो दो संख्याएं आपको दी गई हैं ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले कक्षा में पढ़ा था, भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 1 2 से अधिक होता है। जैसे हमने पढ़ा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 थी, तो 4 का जो गुणनखंड होता है वो 1 2 और 4, ये 2 से अधिक संख्याएं हो गई। तो हमें ये भी बताना है कि जो दो संख्याएं आपको दी गई हैं क्या ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। ठीक है, तो संख्या पहले लेते हैं हम, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। हमें दिख रहा है दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, 13 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1 13। ठीक है, ये हो गया 77, 77 प्लस 1 कितना आ गया 13 गुणे में 78। इसका ही फैक्टर करो तो 13 गुणा 13 गुणा कितना आएगा 6, 13 13 6 78 होता है। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि जो इसके फैक्टर है वो 1 के साथ साथ अन्य 2 और हैं, तो हम लिखेंगे दी गई संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि 1 के अतिरिक्त दो संख्याएं 13 व 6 हैं। ठीक है, दी गई संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि 1 के अतिरिक्त 2 अन्य संख्याएं, लिख लो 2 अन्य संख्याएं 13 व 6, जिसके इसके 3 फैक्टर बनते हैं, 1 के साथ साथ 13 भी और 6 भी है, तो ये 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, जिसके साथ हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1
प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो 5 को बाहर लिख लिया। अंदर ब्रैकेट में 7 गुणा 6, 5 बाहर आके उसकी जगह 1 लिखेंगे, 5 क्योंकि बाहर आ चुका है तो उसे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, और यहाँ से 5 बाहर आ गए तो 1 लिखेंगे। ठीक है, 5 गुणा करो, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 का 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 7 से करेंगे 7 49, और ये आएगा लगभग 1008 प्लस 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के साथ 42, 42 का 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 84, और उसका 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 का 8, 4 कैरी, 12 8 96 और 400। ठीक है, 1008 ठीक है। ठीक है, ये आएगा 5 गुणा 1009। ठीक है, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें दिख रहा है एक के साथ साथ, एक के अतिरिक्त ये दोनों संख्याएं भी हमारी क्या है? इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब है ये संख्या भी क्या होगी? हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, एक बार देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, दी गई संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि एक के अतिरिक्त इसके अन्य 2 गुणनखंड 5 व 1009 है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? बस अब हमारा इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम इसको समाप्त करेंगे 1.1 को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1.2। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1.2। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका 7। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन काफी लेंथी है लिखने में, मैं आपको समझाता हूँ क्या है उसमें, क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि 2 बच्चे हैं, एक है रवि और एक है सोनिया। ठीक है, और एक सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पाथ बना हुआ है, वृत्ताकार पथ बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्ताकार पथ है जिसमें 2 बच्चे क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं। मैंने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट जो है उनका वो ए है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट पर ही सोनिया भी है और रवि भी है, ये 2 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, उसने बोला है जब सोनिया चलती है तो सोनिया इस पूरे चक्कर को 18 मिनट में पूरा करती है, मतलब सोनिया पूरा करती है 18 मिनट में, और रवि पूरा करता है इसको 12 मिनट में। ठीक है, जब इस चक्कर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो यहां से स्टार्ट करती है सोनिया और यहां तक जाती है 18 मिनट में, और जब रवि दौड़ लगाता है तो रवि पूरे चक्कर को कंप्लीट करता है 12 मिनट में। तो उसने पूछा ऐसा कौन सा समय होगा जहां पर ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिलेंगे। तो जब कभी भी हमें सेम डायरेक्शन में और सेम व्यक्ति दौड़ लगा रहे हो और उनका सेम टाइम निकालना हो कि किस टाइम पे वो दोनों मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम इनका निकालेंगे हम, लिखेंगे। मैं यहाँ पे वही बात जो मैंने बोला वो लिख देता हूं। दोनों का मिलने का न्यूनतम समय इन संख्याओं का 12 और 18, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। ठीक है, और आपको पता है हम एलसीएम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम यूज करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा लेंथी है इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। तो 12 का जो फैक्टर होगा वो होता है 2 गुणा 2 गुणा 3, और जो 18 का फैक्टर होगा वो होगा 2। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। हमें एलसीएम निकालना है,
तो मैंने बताया जो संख्या मैक्सिमम बार रिपीट होती है हम उसको कंसिडर करते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 लिखा है 2 बार, यहाँ पे 2 लिखा है 1 बार, तो हम इस वाले 2 को नहीं लेंगे, जो ऊपर 2 बार रिपीट हुई है उनको लेंगे। तो 2 की पावर 2 हो गया, गुणा ऊपर 3 लिखा है 1 बार, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर यहाँ पे सिंपल देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें दिख रहा है मैक्सिमम पावर 2 कितनी है 2, तो मैंने इसको लिख लिया। 3 बार मैक्सिमम कितनी है 2 है, तो मैंने इस वाले को लिखूंगा, इस वाले को नहीं लिखूंगा। तो 3 की पावर 2। हमें पता है 2 का जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है वो 4 होता है, और जो 3 का वर्ग होता है बेटा वो होता है 9। ठीक, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 चौक 36, 36 मिनट। तो 36 मिनट वो संख्या है जहां पर ये दौड़ लगाते समय रवि और सोनिया दोबारा से इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रश्नावली 1.1 जो समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1.2। ठीक है, वहां भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कुछ एग्जांपल लेके आऊंगा, और वो उस जो 1.1 एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली आपकी, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पुट अप होता है, और वो क्वेश्चन मैक्सिमम 3 या 5 नंबर का आता है, चाहे वो हिंदी माध्यम से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो या अन्य बोर्ड की परीक्षाएं हो। ठीक है, तो हमें इसी शानदार क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सैनी विद मैथ्स में। ठीक है, कोई भी अगर समस्या होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए सैनी विद मैथ्स में। धन्यवाद।